हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेट सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट। और आज जिस टॉपिक का हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट कम्स फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा, जो कि पहला टॉपिक था गेट के सिलेबस का, लीनियर अलजेब्रा। तो हम लीनियर अलजेब्रा को पहले कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स वट एवर द रिक्वायर्ड फॉर AIML वी आर गोइंग टू कवर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड दोस थिंग। सॉरी टू फॉरगेट, इट्स कम्स फ्रॉम prob and stat, probability and statistics, एंड वी हैव स्टार्टेड लीनियर अलजेब्रा पार्ट ऑल्सो। तो हम पहले मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। तो टॉपिक है को रिलेशन एंड को वेरियंस। बहुत ही वाइडली यूज टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ AI ऑल्सो एंड इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, इन द सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑल्सो। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि को रिलेशन होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय को रिलेशन। तो अगर एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ कि मान लो कि कोई एक कंपनी है, कोई कंपनी एक्स है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचती है। फॉर एन एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे टीवी सेल करती है, रेडियो सेल करती है और स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर वट एवर यू कैन कॉल इट, स्पीकर सेल करती है। तो अब कंपनी को इन तीनों के हिसाब से क्या प्रेडिक्ट करना होगा, अपना सेल्स प्रेडिक्ट करना होगा। इट मीन्स दैट कि सेल्स डिपेंड अपॉन टीवी की सेल, डिपेंड अपॉन द रेडियो सेल एंड डिपेंड अपॉन द स्पीकर सेल। ठीक है, कि तीनों कैसे सेल हो रहे हैं, तीनों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं वाई, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, इनको बोलते हैं हम एक्स, कैपिटल एक्स। ठीक, और किसी रिलेशनशिप के थ्रू डिपेंड कर रहा होगा, मतलब टीवी और रेडियो और स्पीकर की सेल्स और टोटल सेल जो आ रही होगी वो किसी ना तो किसी रिलेशन के थ्रू आ रही होगी। उस रिलेशन को मैं बोलता हूँ एफ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स एक्चुअली में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, टीवी, रेडियो कॉलम वेक्टर के फॉर्म में और स्पीकर। ठीक है, इन तीनों की सेल से प्रॉपर कंपनी की सेल प्रेडिक्ट करी जा सकती है कि एक्चुअल सेल क्या है। तो इसका मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, वाई और एक्स के बीच में कोई ना तो कोई रिलेशनशिप होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई एक वेरिएबल है एक्स, जिसको मैं बोलता हूँ आइसक्रीम सेल, और एक वेरिएबल मान लेता हूँ वाई, जिसको मैं बोलता हूँ टेम्परेचर। तो अब हमें ये तो मालूम है कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है, मीन्स टू से दैट कि हम समर वेकेशन, समर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल जो एक्स है वो भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो आपका जो सेल है वो भी घटेगा। इट मीन्स दैट कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल्स। अभी जो रिलेशनशिप है ये कैसी है, कितनी स्ट्रांग है, मतलब पहली बात तो कि किसी एक चीज के बढ़ने से क्या दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या एक चीज के घटने से दूसरी चीज घट रही है। और आई कैन से दैट बी ले लेता हूँ इसको, कि एक चीज के बढ़ने से क्या दूसरी चीज हमारी घट रही है, वाइस वर्सा उल्टा हो रहा है, या एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ रही है। तो इट मीन्स दैट ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, ये कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन का मतलब हो गया कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है या घट रही है, या दोनों बढ़ रही है दोनों घट रही है। सेकंड, कि इनकी स्ट्रेंथ। अब हो सकता कि एक चीज तो बहुत, जैसे मान लो कि ऐसे बढ़ रही है, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, एक चीज तो आपकी लीनियर बढ़ती जा रही है, पर एक चीज आपकी एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है। ये ए हो गया, इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। मतलब एक चीज तो लीनियरली इंक्रीज करती जा रही है और दूसरी भी चीज इंक्रीज कर रही है, मतलब ए भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है। तो ये मतलब इनका डायरेक्शन सेम है। बढ़ना मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, या फिर दोनों चीजें घट रही हैं तब भी डायरेक्शन सेम है। लेकिन एक चीज की जो बढ़ने का स्पीड है, स्ट्रेंथ है, वो अलग है और दूसरे का अलग है। तो ये स्ट्रेंथ कैसे पता करना होता है और ये डायरेक्शन कैसे पता करते हैं किसी के वेरिएबिलिटी में। और ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है AIML में, क्योंकि बिफोर वी आर गोइंग टू अप्लाई एनी ML मॉडल अपने डेटा सेट पर, हमें क्या करना पड़ता है कि अपने डेटा को स्टडी करना पड़ता है। अब स्टडी करने के लिए हमारे पास खूब सारे फीचर्स होते हैं और एक वाई वेरिएबल होता है, x1 x2 x3 x4। अब इन सारे फीचर्स के ऊपर हमारा वाई डिपेंड कर रहा होता है। तो कैसे डिपेंड कर रहा होता है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, वेदर दैट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वाई और नॉट। क्या x4 y पे डिपेंड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x2 y पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बिटवीन द वेरिएबल्स भी क्या है कि x3 और x4 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उस हिसाब से हम अपने डेटा को क्लीन और प्री प्रोसेस भी करते हैं। एंड वी हैव
तो ऐसे समझ सकते हो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक नाम सुना होगा, दैट इज नोन एज हीट कोरिलेशन मैप। ये बनाया जाता है सबसे पहले लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले ये बनाते हैं हीट कोरिलेशन मैप। उसमें सारे फीचर्स के बीच का कोरिलेशन बताया जाता है कि ये वाला वेरिएबल x1 वेरिएबल x2 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है। मान लो कि बहुत ही ज्यादा सेम सेम तरीके का डिपेंडेंसी x1 जिस हिसाब से x2 पे डिपेंड कर रहा है उसी हिसाब से सेम x3 पे भी डिपेंड कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इट मींस दैट कि x1 इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उसका होना या ना होना x2 और x3 भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये पता कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन इज अराइजेस हाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होने चाहिए, एक वेरिएबल का होने का कोई सेंस नहीं है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स? इसका आंसर है दैट इज टू फाइंड वी वांट टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। हमें कोरिलेशन पता करना है वेरिएबल के बीच में। तो वेरिएबल की डेफिनेशन, तो कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट्स अ टेक्निक, ये स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है। इट्स अ टेक्निक टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे कि हाइट और वेट के बीच का रिलेशन, ठीक है, हाइट बढ़ेगी देन वेट शुड आल्सो बी इंक्रीज। अब बढ़े या भले बढ़े या ना बढ़े, दैट इज अनदर थिंग, बट ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है जिसमें आप किसी भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की डायरेक्शन पहले पता करते हो एंड देन स्ट्रेंथ का पता करते हो, ठीक है। तो कोरिलेशन में हम दो चीजें लिखते हैं, एक डायरेक्शन और एक स्ट्रेंथ, ठीक। अब पहले तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन की, देन वी विल कम बैक टू द स्ट्रेंथ पार्ट, ठीक है। इसी में कोवेरिएंस इंक्लूड होगा। अब डायरेक्शन मींस टू से दैट कि हाउ द बोथ वेरिएबल, सपोज देयर इज अ टू वेरिएबल्स x1 और दूसरा वेरिएबल x2। अब ये दोनों वेरिएबल्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे डिक्रीज हो रहे हैं? क्या दोनों इंक्रीज हो रहे हैं कि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं? इसके हिसाब से कोरिलेशन दो तरीके का बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज नोन एज अ पॉजिटिव कोरिलेशन and second is known as a negative correlation. Negative correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर दोनों वेरिएबल या तो साथ में बढ़ रहे हैं या तो साथ में घट रहे हैं। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर x1 बढ़ रहा है और x2 भी बढ़ रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, या फिर x1 घट रहा है और x2 भी घट रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब सेम डायरेक्शन है उनकी, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन में इसका उल्टा होगा, किसी एक के बढ़ने से दूसरा वाला घटेगा, ठीक, या फिर दूसरा वाला अगर बढ़ रहा है तो पहला वाला घटेगा। इस तरीके का अगर कोई रिलेशनशिप है किसी दो वेरिएबल के बीच में, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और कोरिलेशन की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ कोरिलेशन, दैट इज फ्रॉम -1 to 1 +1, ये रेंज होती है। मतलब अगर -1 है तो इट मीन दैट नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसा मैं बोलूँ, अगर आप स्केल बना लो, एक -1, बीच में 0 और इधर 1, तो अगर आप इधर जा रहे हो इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आप इधर जा रहे हो इट मींस दैट कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। 0 का मतलब हो गया जीरो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं, मतलब बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं बोलूँ इसका एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया सेम, कि अगर मान लो कि टेम्परेचर, एक वेरिएबल था x जो कि क्या था? आइसक्रीम की सेल को बता रहा था, और मैं दूसरा वेरिएबल ले लूँ स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट और आइसक्रीम की सेल में का कोई रिलेशन नहीं है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मान लो एक वेरिएबल है टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बोलो कि स्टॉक मार्केट एकदम से डाउन हो जाएगा, दैट डजंट मीन्स एक एनी कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब स्टॉक मार्केट का बढ़ना घटना बिल्कुल डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये समर और विंटर पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग, दोस टाइप ऑफ थिंग्स अपॉन डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो उस केस में हमारे पास कैसा कोरिलेशन होगा? उन दोनों वेरिएबल के बीच में जीरो कोरिलेशन होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोरिलेशन क्या होता है। इट्स एन स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। रेंज कहां से आती है? -1 से 1। अब कुछ और भी वर्ड आएंगे, बहुत लोग बोल देते हैं कि पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन क्या है। अच्छा, पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा
कि सिंगल कोरिलेशन क्या है, सिंपल कोरिलेशन क्या है और मल्टीपल कोरिलेशन क्या है। तो एक सिंपल, ये सब बेसिक डेफिनेशन है, इसमें भी कोई मैथ नहीं आ रही है और वो आगे आएगी अभी। तो सिंपल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब होता है सिर्फ दो वेरिएबल, मतलब सिंपल में सिर्फ दो ही वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन पता किया जाएगा, टू वेरिएबल्स की बात हो रही। पर मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब होता है कि व्हेन थ्री आर मोर देन थ्री वेरिएबल्स, मतलब एक्स वाई जेड टी, खूब सारे वेरिएबल्स, उनके आपस के बीच का जब अगर कोरिलेशन निकाला जाए, दैट नोन एज अ मल्टीपल कोरिलेशन। तो सर व्हाट डू मीन बाय पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन? पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, और आपको कोरिलेशन निकालना है वाई और जेड के बीच में। उस केस में आप क्या करते हो, एक्स को कर देते हो कांस्टेंट, मतलब उसको आप एक तरीके से कांस्टेंट मान लेते हो, कांस्टेंट सी कुछ भी। तो इसको बोलते हैं पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट कर देते हो, दैट इज नोन एज अ पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन। अब ये इनकी डिग्री के हिसाब से होता है, मतलब ऑर्डर के हिसाब से होता है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से ऑर्डर वाइज चलता है। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जिसमें एक कांस्टेंट हो, एक मतलब सिंगल कांस्टेंट। जैसे ये वाला एग्जांपल एक्स वाई जेड वाला जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें हमने सिर्फ एक्स को कांस्टेंट मान लिया और वाई और जेड के बीच में कोरिलेशन निकाल लिया। तो एक कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, दो कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर, ठीक है। और इनके सबके निकालने की, एक्चुअल वैल्यू निकालने की अपनी अलग मैथमेटिकल टेक्निक है। जैसे मान लो एक और होता है टी, और मैं टी को भी कांस्टेंट कर देता और तब निकालता वाई और जेड के बीच का कोरिलेशन, तो कितने कांस्टेंट हो गए, दो, तो इट बिकम्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक। एक ये, तो इतना क्लियर हो गया। और अब आपको ये समझना है, अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस कवर कर रहा हूँ कि आपके माइंड में रहे कि क्या क्या वर्ड्स होते हैं। देन विल जंप अपॉन द मैथमेटिकल थिंग एंड विल सॉल्व लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप आराम से इसको सॉल्व कर सको। फर्स्ट देन कम्स द लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब ये क्या है सर, अभी तो ये टाइप समझ रहे थे। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर को बहुत लोग कर्वी लीनियर भी बोलते हैं, कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ये क्या होता है? लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है, अगर मान लो कि हम पहले बात करते हैं लीनियर की, अगर कोई वेरिएबल x है और कोई वेरिएबल y है, अब इनके बीच कोरिलेशन है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर। मान लो कि इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों घटेंगे। अब मान लो कि द अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब जो भी x है इसमें जो चेंज हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, तो जिस जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, इंक्रीज करेगा, मान लो यहाँ पे मैंने घटने का साइन बनाया तो घट रहा है, तो मान लो जिस हिसाब से x घट रहा है उसी हिसाब से भी सेम अमाउंट से y घटे। मतलब अगर मान लो कि एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, x में 10 का घट डिक्रीमेंट हुआ, मतलब 10 वैल्यू उसमें कम हो गई, तो y में भी 10 वैल्यू ही कम हुई है। फिर x में मान लो 20 वैल्यू कम हुई तो y में भी 20 वैल्यू कम हुई है। तो सेम अमाउंट का जब उसमें चेंज आता है, जो भी चेंज एक वेरिएबल में हो रहा होता है वो दूसरे वेरिएबल में भी उतने ही चेंज होता है। मान लो कि x और x के बीच में अगर मैं पूछूं कितना रेशियो है, तो रेशियो अगर निकालूं तो x भी घटा 10, y भी घटा 10, तो इट बिकम्स 1। दोनों घटे 20/20 तो 1, तो मतलब इनके बीच में रेशियो कितना है, 1, जो कि सेम होगा। तो अगर मैं ऐसे वेरिएबल्स को प्लॉट करूं तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस है स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कि जब अगर x भी घटा, x जब 10 हुआ तो y भी 10 हुआ, x जब 20 हुआ तो y भी 20 हुआ, x जब 30 हुआ तो y भी 30 हुआ। तो अगर मैं प्लॉट करूं तो 10 10 पे 10, y जब, तो ये भी 10 और ये भी 10, तो अगर मैं प्लॉट करूं तो मुझे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दैट्स वाई इट इज नोन एज अ लीनियर कोरिलेशन। लीनियर का मतलब सिंगल, जिसमें आपके पास वेरिएबल में डिग्री नहीं होती है। नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल, नॉन लीनियर कोरिलेशन, अभी तो क्लियर हो गया होगा अपने आप से कि नॉन लीनियर कोरिलेशन होता क्या है। जब कोई वेरिएबल x है उसमें जो अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है, अमाउंट ऑफ चेंज जो हो रहा है, और जो y ऑफ में अमाउंट ऑफ चेंज होगा उसकी वजह से, या फिर y में हो रहा है या फिर होगा, वो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। द रेशियो उनका डिफरेंट है, रेशियो उनका डिफरेंट है। तो ऐसे में जो आप कर्व बनाओगे, जब उनकी फिटिंग करोगे, तो यू विल नॉट गेट एनी स्ट्रेट लाइन, आपको कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, यू विल गेट सम कर्व। तो आपको कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, x 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब
x जब 2 था तो y में कितना था 10, 4 था तो कितना हुआ 12, 6 था तो अब कितना होना चाहिए था, 2 का चेंज आ रहा है पर मैं 2 का चेंज ना लिख के मैं लिख देता हूँ 15, 8 में भी 15 सेम रहा और 10 में 16। तो अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करूं तो मुझे कर्व मिलेगा ना कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलने के लिए x और y दोनों सेम होने चाहिए। तो इस केस में जो इनके बीच का कोरिलेशन है x और y के बीच में, दैट इज नोन एज अ कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन। This is all about the definition, what is the meaning of correlation, types of correlation and range of correlation। तो आपको माइंड में दो चीजें रखनी है भी सिर्फ और सिर्फ, जो हमें आगे यूज करना है। पहले तो ये रख लेना कि -1 से लेके +1 तक इसकी रेंज होती है कोरिलेशन की। ठीक है, सेकंड थिंग, ये पॉजिटिव कोरिलेशन को, ये पॉजिटिव कोरिलेशन को, ये निगेटिव कोरिलेशन को, जीरो कोरिलेशन अलग चीज है। ठीक, और लीनियर का मतलब दो वेरिएबल्स के बीच की बात कर रहा हूं, दो वेरिएबल कैसे आपस में कोरिलेटेड है या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। नॉन नॉन लीनियर का सॉरी सिंगल और मल्टीपल की बात हो रही थी। तो लीनियर का मतलब हो गया कि सॉरी एक मिनट, सिंगल, सिंगल और मल्टीपल। सिंगल में आपके कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच की आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हो। और मल्टीपल का मतलब 3 और मोर देन 3, आप 3 ले लो और मोर देन 3। इसको माइंड में रखना। तो ये नाम क्या है ना, मैं बार बार यूज करने वाला हूं, मोर देन दैट। ठीक है, अब हम आते हैं कि सर ये तो हो गई डेफिनेशन अफिनेशन की बात, दैट्स इट। पर हम इनको स्टडी कैसे करेंगे, मतलब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हमारा पहला पार्ट आता है कि चलो इनको स्टडी करते हैं। तो हम इनको स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी टेक्निक्स बनाई गई, जिसमें ऐसे लिखा जाता है कि मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। अब कौन कौन से मेथड हो सकते हैं हमें ये समझना है। तो मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन को कैसे कैसे तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिकली दो मेथड बनाए गए। पहले मेथड को बोलते हैं ग्राफिक मेथड और दूसरा मेथड बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड मतलब नंबर्स की बात आ गई तो आपको वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ग्राफिक का मतलब होता है कि आप उसे प्लॉट करके ग्राफ देख के समझ सको, पर यू विल नॉट गेट द एक्चुअल और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, आप उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कमेंट नहीं कर सकते। अब ग्राफिक मेथड में भी दो मेथड आते हैं, एक आता है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम बनाओ डेटा सेट का या फिर दोनों वेरिएबल का, और दूसरा आता है ग्राफिक मेथड। इसमें आप, अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है ग्राफिक मेथड। सेम गोज विद एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक में आप कैलकुलेशन करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो इसमें आपके जो मेथड्स आते हैं, जो पहला मेथड है जो बहुत फेमस मेथड है, दैट इज नोन एज अ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। कार्ल पियर्सन, ये स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियंस के नेम है जिन्होंने इस मेथड को बनाया है, कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, या फिर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं कि कोरिलेशन का कोफिशिएंट मतलब उसकी वैल्यू निकाली जाती है। सेकंड इज रैंक मेथड। ठीक है, सेकंड इज रैंक मेथड। रैंक मेथड से भी आप कोरिलेशन की के बारे में पता कर सकते हो। थर्ड इज नोन एज कंकरेंट डेविएशन मेथड। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन कंकरेंट है, आप कंकरेंट बोल लो, जो बोलना है वो बोल सकते हो। कंकरेंट डेविएशन, नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ भी ले जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, रैंक मेथड, कंकरेंट डेविएशन मेथड। हम ज्यादातर फोकस करेंगे इस पर, मोस्टली कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, क्योंकि इसके भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उसके हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है, और स्कैटर डायग्राम, ग्राफिक, ये तो बेसिक है, स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ ग्राफिक का, देन वी विल कवर एल्जेब्रिक पार्ट। तो ग्राफिक में पहला आपका है स्कैटर मेथड। अब स्कैटर मेथड में आपको करना क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं x और y, स्कैटर मेथड में आपके टू वेरिएबल्स की बात होती है, दो वेरिएबल की बात होती है, दो से ज्यादा वेरिएबल की बात मत करिएगा। ठीक है, दो से ज्यादा वेरिएबल की बात नहीं होती। अब दोनों वेरिएबल को आप प्लॉट करेंगे, उनका स्कैटर डायग्राम बनाएंगे, आराम से बना लेंगे, डेटा पॉइंट्स होंगे आप उनके बीच का बना लेंगे।
मान लो आपका डेटा पॉइंट में बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनी इस तरीके की, सारे डेटा पॉइंट स्ट्रेट लाइन को पास कर गए। इस केस में आप कहते हो कि इन दोनों वेरिएबल्स x और y के बीच में परफेक्ट परफेक्ट एकदम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन है कितना है उसके बारे में आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, और कोरिलेशन को लिखने का तरीका होता है स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, आप लिख सकते हो r इक्वल टू +1। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव कोरिलेशन कैसे होगा, तो आप ग्राफ देख के आराम से बता सकते हो कि अगर मान लो कि कोई डेटा पॉइंट उल्टा, मतलब अगर x बढ़ रहा है, ठीक, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन r इक्वल टू -1। ठीक, मतलब जितने भी प्लॉटेड पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेंगे फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर। तो इस केस में कोरिलेशन क्या बताया जाएगा, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन है, एकदम निगेटिव कोरिलेशन है। इतना क्लियर हो गया सभी को? पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गया, नेगेटिव कोरिलेशन समझ में आ गया। ठीक, निगेटिव में क्या था, एक बढ़ेगा एक घटेगा। पॉजिटिव में क्या था कि दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों घटेंगे, दोनों ऐसा होना चाहिए था। तो निगेटिव का मतलब देख लो एक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज अ परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अब आता है कि यार सर -1 और 0 और 1, तो +1 की बात कर ली, -1 की, इनके बीच की भी तो बात करनी है ना, कि वो कैसे कब कैसे डायग्राम से पता चलेगा कि, तो उसको बोलते हैं कि डिग्री के हिसाब से। मतलब मान लो कि एक कोई मैं बनाता हूं हाई डिग्री। हाई डिग्री का मतलब हो गया, थर्ड इज लिख लो हाई डिग्री। हाई डिग्री, हाई डिग्री का मतलब +1 के पास, हाई डिग्री पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव आर, उसका मतलब हो गया कि वो +1 के बहुत नजदीक वैल्यू है किसकी, आर की। मान लो आर की वैल्यू आ रही है 0.9, 1 नहीं आ रही है, तो इसको बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। वो क्या होगा, अगर मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो अगर प्लॉटेड पॉइंट्स जो हैं, तो वो किसी नैरो बैंड में, मान लो कि जैसे कि ये आपके पॉइंट्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा नैरो बैंड में फॉल कर रहे हैं इस तरीके से। सॉरी, ये मैंने नेगेटिव कोरिलेशन का बना दिया, पॉजिटिव का बढ़ता हुआ जाएगा नैरो बैंड में, जिसको देख के आप बिल्कुल एग्जैक्टली बोल सकते हो कि क्या है इनके बीच में परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो नहीं होगा, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन आप ऐसी नहीं बना पाओगे जो इन सारे डेटा पॉइंट से पास हो, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि ये हो सकता है ऐसे पास करा दो। तो आपको इससे भी पता चल रहा है कि मोर ओवर जो डेटा पॉइंट्स है वो बढ़ ही रहे हैं, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ ही रहा है, तो ये क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो सिमिलरली विद द लो डिग्री ऑफ हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन का क्या करना है, उल्टा कर देना है। अब बोलोगे सर जीरो कोरिलेशन क्या होता है, तो जीरो कोरिलेशन का मतलब हो गया कि अगर मान लो ये एक्स वेरिएबल हो, ये वाई वेरिएबल है, एक्स को तो बढ़ा रहा हूं, एक्स को मैं बढ़ा रहा हूं यहां पे, ये रहा मेरा एक्स, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये रहा मेरा एक्स और ये पॉइंट्स हैं एक्स के, एक्स तो मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पर y मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब x के बढ़ने से y तो बढ़ ही नहीं रहा है, y तो सेम है, तो y पे तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन। सेम गोज विद, अगर मैं ऐसे बना लेता कि y बढ़ रहा है इस दर को, लेकिन x तो सेम है ना, तो कोई रिलेशन नहीं उनके बीच में, तो भी क्या होगा, जीरो कोरिलेशन। या फिर कुछ इस तरीके से कर्व बना लूं, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। या फिर कोई मान लो सर्कल के फॉर्म में बना लूं, तो मैं उस पर कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा कि कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। ठीक है, सर्कल के पॉइंट्स में डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तब भी क्या होगा, आपका आर की वैल्यू 0 होगी। तो दिस इज नोन एज अ स्कैटर डायग्राम, जिससे आप कोरिलेशन का पता करते हो। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब जो दूसरा मेथड है उसे बोलते हैं ग्राफिक मेथड। अभी बोला मैंने ग्राफिक। अब बोलोगे सर ग्राफिक मेथड क्या होता है? ग्राफिक मेथड में जैसे कि स्कैटर मेथड सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में बात करता था, तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे, मोर देन 2। अब जैसे दो रियल वर्ल्ड में कितने वेरिएबल, जैसे मैं बोलूं कि चाय बना रहा हूं, तो चाय किस किस किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी। इफ यू हैव अ टी, तो टी बनाना है तो टी डिपेंड करेगी शुगर पे, टी डिपेंड करेगी टी लीव्स पे, चाय पत्ती को हिंदी में क्या बोलते हैं,
टी लीव्स पे डिपेंड करेगी, और भी अगर कोई चीज डालना चाह रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। तो कई डिफरेंट, ऐसा तो रियल लाइफ में क्या होता है सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स नहीं होते, इवन आप डेली लाइफ में जो भी काम करते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो 2 वेरिएबल से ज्यादा है तब आप कैसे उसका बनाते हो? तो सिंपल है, आपको इसको बनाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से, अब ये नंबर के एल्जेब्रिक मेथड पे तो हम आए ही नहीं है, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर तब आपको सॉल्व करना है तब आप क्या करो, उस केस में इसको एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं वो यूनिवेरिएट डेटा था, और मान लो कि हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बाई वेरिएट। ये हो सकता है अगर आपको हल्का नॉलेज हो तो ठीक है, नहीं तो डेटा वेटा के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसको भी समझेंगे कि हमारे पास अगर बाई वेरिएट डेटा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है और उसके बीच में कोरिलेशन पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें स्टेप 1 में आपको ना एक्स एक्सिस में टाइम होरिजन रखना पड़ता है, ठीक है, और इधर आपका वाई एक्सिस आता है। अब इसको बनाते कैसे, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक ईयर है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स भी क्या है, लैख में है, और वाई भी क्या है, लैक्स में। अब किसी चीज की सेल पता कर रहा हूं, अब ईयर 1998 में 10 लाख और वाई 20 लाख, 1999 में मैं मान लो तो 20 और 30, 2000 में 30 और 30 ले लेता हूँ, और 2001 में 40 और 50, 40 और 30 ले लिया, चलो ठीक है। अब इस तरीके का डेटा है, तो अभी आप क्या करो, एक्स एक्सिस में तो ये ईयर जाएगा, टाइम ओरिजिन ईयर जाएगा, और वाई वाई एक्सिस में वो पैरामीटर वो वेरिएबल जाएगा लैक्स। अब आप क्या करो कि एक्स को एक बार अलग समझ के बनाओ, एक्स और वाई, मतलब कहने का यहां पर ये है कि एक बार इनको लेके ऐसे बनाओ, डेटा को प्लॉट करो। तो मान लो 1999 से स्टार्ट हुआ और 2001 तक जा रहा है, तो वैल्यू क्या है 10 20 30 40। तो मान लो कि मैंने वो बना दिया इस तरीके से बढ़ती हुई, क्योंकि बढ़ता हुआ जा रहा है तो 10 20 30 40। और अब की दूसरी बार किसको बनाओ, वाई को लेके बनाओ। तो वाई कितना है 20 30 30 30, तो जो भी डेटा आ रहा है मान लो वैसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये किसका हो गया, एक्स का, और ये किसका हो गया, वाई का। अब यहां पर भी अगर मैं इन दोनों को देख के बोलूं कि कैसा कोरिलेशन इन दोनों के बीच में, तो आपको पता चल रहा होगा कि पॉजिटिव ही कोरिलेशन है, क्योंकि दोनों बढ़ ही रहे हैं, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। तो यू कैन से दैट हियर इट इज आल्सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन। मुझे मालूम है आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, दैट्स वाई हम स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड को नहीं ज्यादा जोर देंगे इस पे, हम देने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड पे, दैट इज एल्जेब्रिक। क्योंकि स्कैटर मेथड ग्राफिक के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कि जैसे कि ये तो हमने 2 प्लॉट कर लिए, दोनों में लैक्स कॉमन था। अब मान लो कि बहुत और भी ज्यादा हो तो कितने सारे ग्राफ बनाऊंगा एक के अंदर, फिर कोई एक जस्ट कोई मान लो एक ऐसा डेटा पॉइंट वो सारे बढ़ रहे हो एक घट रहा हो, तो कितने से बढ़ रहे होंगे कितने से घट रहे होंगे, मतलब लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स कैन बी देयर, और उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, एल्जेब्रिक मेथड, कि हमारे पास डेटा है, इफ आई एम हैविंग डेटा, तो उसको चलो कैलकुलेट करते हैं ना सीधा, वी हैव अ मैथमेटिक्स, वी हैव अ स्टैटिस्टिक्स, तो लेट्स कैलकुलेट, लेट्स हम डू कैलकुलेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, आर निकालते हैं, और आर की वैल्यू -1 से और +1 के बीच में होगी, तो वो तो हमें मालूम ही है, जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इन वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। देन व्हाई शुड गो मेकिंग लॉट्स ऑफ कर्व्स इन देयर हियर एंड देयर, ठीक। तो हम एल्जेब्रिक मेथड पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड में पढ़ने से पहले वी विल टॉक अबाउट कोवेरियंस। अब कोरिलेशन एंड कोवेरियंस में कोवेरियंस की एंट्री हो चुकी है, को रिलेशन का डेफिनेशन हो गया, कोवेरियंस भी आपको पता। कोवेरियंस एक्चुअल में आपको बताता क्या है कि को देखो, वेरियंस इसमें 2 वर्ड है, अगर मैं इसको भी तोड़ू तो एक बनेगा को, एक बनेगा वेरियंस। कोवेरियंस का मतलब हो गया 2, ठीक, और वेरिएंस का मतलब हो गया एक टेक्निक स्टेटिस्टिक्स की, जिसमें आप कोई बताता हूं कि कोई वेरिएबल अपने मीन से कितना डिस्टेंस पर है, हाउ मच डिस्टेंस, वो अपने मतलब कोई भी वैल्यू अपने मीन से कितने डिस्टेंस पर है, वो आपको वेरिएंस में बताते हो। मीन्स टू से दैट वेरिएंस में आप क्या बताते हो कि मीन के अराउंड डेटा कैसे स्प्रेड है, हाउ इट इज स्प्रेड, यही बताते हो, ठीक है। वेरिएंस ज्यादा इसका मतलब डेटा बहुत फैला हुआ है, वेरिएंस कम है मतलब डेटा बहुत कम फैला हुआ है, मतलब मीन के आसपास ही डेटा है, ठीक है। कोवेरिएंस का मतलब, अब वेरिएंस में तो सिर्फ एक वेरिएबल होता था एक्स, उसका निकालते थे। अब मान लो एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स है, तब आप क्या करोगे, मान लो कि 2 वेरिएबल्स हैं एक्स कॉमा वाई,
कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई सेम गोज विद, आपको वेरियंस ही निकालना है, एक बार x का निकालना है, तो x का कैसे बनेगा, x माइनस x का मीन और y माइनस y का मीन और अपॉन टोटल n। ये इसका कोवेरियंस का फॉर्मूला बनता है। ये भी क्या बताता है, स्प्रेड ही बता रहा है, लेकिन दोनों का सबका साथ में कि और x का जो मीन है उसका वेरियंस क्या है, y का मीन का वेरियंस क्या है, अपॉन टोटल एग्जांपल्स। तो एक्चुअली भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्या, और एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कोवेरियंस ये याद रखना इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट्स याद रखना, पेपर में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट ये, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जो कोवेरियंस की वैल्यू आएगी, वट एवर द कोवेरियंस की वैल्यू आए कोवेरियंस एक्स और कॉमा वाई में, वो इफेक्टेड नहीं होती है अगर किसी भी, मान लो कि हमारे पास कोई डेटा सेट है, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ पहले। मान लो हमारे पास कोई डेटा सेट है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, आपने इनके बीच का कोवेरियंस निकालना, मान लो 10 आया, और एक्स की वैल्यू कितनी थी 10, 20, 30, और वाई की वैल्यू थी 10, 15, 15, 20 और यहाँ पे 40, और आपने इसकी क्या निकाला, कोवेरियंस निकाला, इतना आ गया फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है सर। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी वो ये कहती है, पहली प्रॉपर्टी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक्स को किसी भी वैल्यू से इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं या फिर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, उससे कोवेरियंस नहीं बदलता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 20, 40, 60, 80, ये वैल्यू बन के आ जाएगी। और y को मैं डिक्रीज कर देता हूं उसी 2 से डिक्रीज कर, या फिर y को एज इट इज रखता हूं, y को कुछ नहीं करता हूं, तो अभी हमारा डेटा सेट क्या बन जाएगा, 20, 40, 60। ठीक, अभी भी अगर मैं कोवेरियंस निकालूंगा तो सेम ही आएगा, 10 ही आएगा। दैट्स वाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। अगर मैं हर एक वैल्यू के x को, x के या फिर y के किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, उससे कोवेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉट, या फिर ऐसा नॉट ना लिख के मैं लिख दूं डिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ स्केल। मतलब स्केल के हिसाब से कोवेरियंस इंडिपेंडेंट नहीं होता, उस पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोवेरियंस की वैल्यू आएगी किसी दो वेरिएबल्स के बीच में, वो इफेक्ट होती है अगर किसी भी वैल्यू को, मतलब जैसे मान लो कि ये डेटा सेट है तो उसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई की खूब सारी वैल्यूज हैं। तो हर एक वैल्यूज को अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें तो उससे हमारा कोवेरियंस भी बदल जाता है। थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन करूंगा ऊपर वाले में, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी ऐड कर सकते हैं, ऐड या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि x में मैं x+2 करता तो ये 12 बनता, 22 बनता, और ये 32 बनता और ये 42 बनता, तब कोवेरियंस चेंज नहीं होगा। मतलब हमने क्या किया, ओरिजिन बदल दिया है। जैसे पहले डेटा सेट हम कहाँ से मान रहे थे, ये 0 था, ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था, ये 40 था, तो मेरा कोवेरियंस कितना आया, 10। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डेटा सेट आगे बढ़ाई दे रहा हूँ, तो पहले क्या था 10, अब किया मैंने कर दिया 12 को, 10 को 12 कर दिया, 12 को 22 कर दिया, उसको 32 कर दिया, उसको 42 कर दिया। उस हिसाब से भी कोवेरियंस 10 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, बस थोड़ी सी स्केल आगे कर दी और कुछ नहीं किया। तो स्केल के, सॉरी, थोड़ा सा ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, अभी 10 से समझ रहा था चीजों को, अब किससे समझूंगा, 12 से समझूंगा। लेकिन नेक्स्ट वाले में भी 2 का ही डिफरेंस होगा। नेक्स्ट वाले में बोल देना एक में मैं 2 को बढ़ाऊं, दूसरे वाले में 4 को बढ़ा दूं, वो नहीं। सबके बीच में सेम तरीके का अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, उस हिसाब से कोवेरियंस में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप वैल्यू ही बदल देते हो, मतलब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किसी चीज से या डिवाइड कर दिया किसी चीज से, तो जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 थी, अब आपने इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया। तो अगर आप ये करते हो तो आपका कोवेरियंस पहले जैसा नहीं होगा। मान लो पहले 10 आ रहा है और अब 20 आ रहा है, कोवेरियंस चेंज हो जाएगा। दैट इट इज वाई, दैट्स वाई इट इज नोन एज डिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ स्केल। ठीक। थर्ड थिंग,
कोवेरिएंस की जो रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मैथमेटिकली कोई नंबर आ सकता है, इसमें भी माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकता है, मतलब इन्फिनिटी के कोई भी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कोवेरिएंस का। अच्छा ये बोलो, ये मैंने क्यों बताया, ये प्रॉपर्टीज बताने का, आप सोच रहे हो कि नंबर बदल जाएगा तो वैल्यू तो बदल, ऐसा नहीं। कोरिलेशन सबका इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन थोड़ा आगे भी बढ़ा दोगे तब भी कोरिलेशन नहीं बदलता। किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब एक्स के जो वैल्यूज हैं इनको डिवाइड कर दो 2 से और y को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, उससे कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत लाजमी भी है। जैसे मान लो कि मुझे सिर्फ कोरिलेशन बताना है, तो अगर मैं बोलूं कि यार गर्मी बढ़ रही है, समर मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है धीमे धीमे, तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम की सेल जब 40 डिग्री टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी बढ़ेगी, ऐसा नहीं। धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ेगा, धीमे धीमे आइसक्रीम भी बढ़ेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर को 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दूं, इनके बीच में अगर पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दूं हर वैल्यू को, तो ये तो तय है कि आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। तो कोरिलेशन तो सेम आएगा, पर कोवेरिएंस चेंज हो जाएगा। कोवेरिएंस की वैल्यू क्या बता रही है यहाँ पर, एक्चुअली स्ट्रेंथ को बता रही है कि कितने तरीके से कितनी वैल्यू आएगी। इसीलिए इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है। तो अभी हमने सिर्फ चर्चा करी है कोरिलेशन की और कोवेरिएंस की। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन के निकालने के सारे तरीके, ऑल मेथड्स, कार्ल पियर्सन, रैंक वाला, कंकरेंट वाला, विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन का। इवन आप ये भी बताने लायक हो जाओगे कि अगर मेरे पास डेटा है एक्स और वाई, तो ये आपका मान लो कि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट, मान लो ये वाई क्या है, प्राइस है, और एक्स क्या है, स्क्वायर फीट है। तो प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर फीट पे। तो आप ये भी बता सकोगे कि डेटा जो टोटल 100% है उसका कितना पार्ट एक वाई के साथ कोरिलेटेड है और कितना नहीं है। मतलब हो सकता है बहुत सारा ऐसा पार्ट, ऐसा डेटा हो जो कि वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, मतलब वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वाई से उसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो कितना परसेंट, 30% पार्ट, 40% पार्ट, मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ये भी आप बता सकते हो। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगर आप एआई में, मशीन लर्निंग में डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कोरिलेशन को अच्छे समझेंगे और इसको एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।